वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2021 सेशन 2021-22 का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब 2021-22 में जो पेपर हुआ था वो एक बार एनुअल एग्जाम नहीं हुआ था। 2021-22 में दो बार पेपर हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। आज हम टर्म 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे और जो टर्म 1 का पेपर है वो 40 मार्क्स का एग्जाम था। 40 मार्क्स का एग्जाम किस तरीके से, इसमें 3 सेक्शंस हैं बेसिकली। पहले सेक्शन में 20 में से आपको कोई 16 क्वेश्चन करने थे, दूसरे सेक्शन के 20 में से कोई 16 करने थे, और जो क्वेश्चन 41 से और 50 तक 10 क्वेश्चन थे उनमें से कोई 8 क्वेश्चन आपको करने थे और पूरा एमसीक्यू पेपर था। तो 40 मार्क्स का एग्जाम आपका ये बन गया। तो आज हम ये वाला पेपर पढ़ने वाले हैं और अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए हम, आप ध्यान से देखेंगे, सेशन 2022-23 जो 22-23 का पेपर हुआ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट रीजंस के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन 23-24 का जो पेपर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन 24-25 के लिए जो सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इतने सारे लेक्चर्स हैं कि आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहां से बेस्ट होने वाली है। तो शुरू करते हैं पेपर से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे और इस पेपर का जो लिंक है, इस पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। एक रिलेशन है जो n पर डिफाइंड है, यानी कि उसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कि यहां पर जो पहला एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर से और दूसरा एलिमेंट भी हमें नेचुरल नंबर से लेना है, क्योंकि रिलेशन के केस में ये डोमेन नहीं होती है, आपकी फंक्शन में होती है डोमेन। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि जो R रिलेशन है वो A टू A डिफाइंड है और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, अगर वहां पर A, A टाइप का एलिमेंट R में आ जाता है तो हम रिलेशन को क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। मतलब हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। अब अगर वो होता है तो जनरली सबके लिए होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई एक पेयर आप बता दें जिसके लिए वो नहीं है, तो फिर आप उसे नॉट रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है आपका। अब यहां पे ले लेते हैं हम, लेट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने 1 ले लिया। अब हम कह सकते हैं कि क्या 1 जो है वो अपने आप से बड़ा होगा, 1 इज ग्रेटर देन 1। ऐसा होता है कि 1 जो है वो अपने आप से बड़ा हो, तो आप कहेंगे 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, विच इंप्लाइज कि जो 1,1 है वो R में नहीं होगा, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। आप समझ रहे हैं यहां पे क्या हुआ है कि जो 1 हमने लिया और 1 अपने आप से बड़ा नहीं है, मतलब इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1,1 R में नहीं होगा। और अगर 1 के लिए 1,1 R में नहीं है तो R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी A वाला ऑप्शन तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। इसके लिए भी मैं क्या ले लेता हूं, 4 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जरा देखिए यहां पे पुट करते हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 10। क्या जो 1 + 1 है वो 10 के इक्वल होगा? नहीं होगा। यानी यहां पर भी जो 1,1 ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हम कहेंगे विच इंप्लाइज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देन अगला जो रिलेशन है वो कह रहा है कि XY ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर तब आ जाएगा जब उनका जो प्रोडक्ट है वो एक स्क्वायर नंबर बने। तो हर केस में बनेगा। हम कहते हैं यहां पे 4x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
जो x है वो नेचुरल नंबर से है। अब मैं x का x के साथ प्रोडक्ट करूं, जैसा कि वो कह रहा है x का x के साथ प्रोडक्ट करूं तो मिल रहा है x स्क्वायर इज ए स्क्वायर नंबर। तो ये एक स्क्वायर नंबर हमें मिल गया, तो हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज कि जो x कॉमा x है वो r में होगा, सो r इज रिफ्लेक्सिव। यानी हमें हमारा आंसर तो मिल गया कि जो आपका एक्स वाई इज अ स्क्वायर नंबर, ये वाला पार्ट आपका इसमें रिफ्लेक्सिव है। बट इस वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पर भी हम ले लेते हैं 4, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पुट कर देंगे 1 + 4 इज इक्वल टू 10, यहां 1 की जगह इसकी जगह 1 पुट करेंगे, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 10 विच इंप्लाइज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। आप देखें तो सारे रिलेशंस में से केवल एक जो पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्सिव आया है, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को आप इसके अंदर टिक करेंगे, सी वाला जो पार्ट है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, इसके अलावा कोई और पार्ट यहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है। आप यहां समझे, आप पूछने लग जाए सर आपने हमेशा 1 एलिमेंट ही क्यों लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो। हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि सिंपल था और 1 के लिए ही नहीं हुआ, हमें कोई एक पेयर दिखाना होता है जिसके लिए वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और फिर हम कह सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सी वाला पार्ट हो गया एंड ये इसके लिए रिफ्लेक्सिव हो गया है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई, हमें एक फंक्शन दे रखा है, वी हैड अ फंक्शन एफ आर टू आर, किस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू में 4 + 3 cos x, ये दे रखा है। और वो कह रहा है कि हमें ये चेक करना है, ऑप्शंस दे रखे हैं बाइजेक्टिव, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब 1 1 ऑन टू हमें चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है या फिर नहीं है। अब ये 1 1 कब होगा, जब हर एलिमेंट के लिए यूनिक यानी अलग अलग इमेज मिले। अब हम जरा चेक करें तो रियल नंबर्स है इसकी डोमेन, तो अगर मैं f π/2 निकालूं और f -π/2 निकालूं, तो ध्यान से देखिए यहां पे फंक्शन में f π/2 कैसे मिलेगा, जहां भी x है वहां π/2 रख दो, 4 + 3 cos π/2। अब cos 90 क्या होता है, 0 होता है, यानी ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये 4 आ गया, और यहां पे रखोगे माइनस का π/2 तो cos -π/2। हमारे पास रिलेशन होता है, हमारे पास फॉर्मूला है कि जो cos ऑफ -θ है वो cos θ के इक्वल होता है, यानी cos माइनस साइन को खा जाता है। तो cos -θ है cos θ, तो यहां पे ये cos π/2 हो जाएगा, 4 + 3 cos π/2, cos π/2 होता है 0, यानी वैल्यू आ गई 4। यानी कि आप समझें, अगर हम एरो डायग्राम बनाएं तो यहां पे जो π/2 है और जो माइनस का π/2 है वो दोनों किससे मैप करेंगे, वो 4 से मैप करेंगे, R to R, F डिफाइंड है, यानी इन दोनों एलिमेंट्स की क्या हो गई, सेम इमेज हो गई। तो अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो वो तो 1 1 ही नहीं हुआ आपका, तो आप कहेंगे π/2 एंड -π/2 हैव सेम इमेज, सो F इज नॉट 1 1। तो जो F है हमारा वो आपका 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के केस में चेक करते हैं कि ऑन टू के लिए क्या है, यहां पर ऑन टू के लिए हम इसकी रेंज निकाल देते हैं। अगर जो फंक्शन की रेंज है, रेंज ऑफ F है, वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, रेंज ऑफ F जो है वो इस वाले पार्ट जो यहां कोडोमेन दी हुई होती है इसके इक्वल आ जाए, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो हम इसकी रेंज निकाल देते हैं इस फंक्शन की। हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो cos x है वो हमारा कहां से कहां लाई करता है, वो -1 से 1 के बीच में होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी x की कोई भी वैल्यू हम ले लें, cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में हमेशा हमारा लाई करता है। अब मैं जो बीच में cos x है ना, इसको फंक्शन बना दूंगा, तो फिर मुझे इसकी रेंज मिल जाएगी कि कहां से कहां तक इसकी वैल्यूज हमें मिलेंगी। यहां पर है 3 cos x, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 cos x, और ये बन जाएगा +3। अब 4 प्लस कर देंगे, -3 + 4, यहां पे 4 + 3 cos x, और यहां पर भी 3 + 4। अब आप ध्यान से देखें तो ये तो आ गया 1, और इसको मैं लिख सकता हूं फंक्शन, और यहां पे आ गया 7, यानी जो रेंज ऑफ f है
रेंज ऑफ एफ जो है वो मेरे पास 1 to 7 आ रही है, और जो हमारे पास कोडोमेन है, जो कोडोमेन हमारे पास है दैट इज आर। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये तो एक छोटा सा हिस्सा है इसका, तो आप कह देंगे रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। सो आप कहेंगे यहां पर एफ इज नॉट ऑन टू। तो जो एफ है हमारा वो ऑन टू भी नहीं है, मतलब 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि अगर हर किसी की अलग अलग इमेज मिलती तो 1 1 होता, दो की सेम इमेज दिखा दी तो 1 1 नहीं है आपका। फिर हमने इसकी रेंज निकाल ली जो 1 to 7 आई। जो रेंज है अगर वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है फंक्शन के, तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा। ये भी बराबर नहीं आई तो हम कह सकते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू, हमारा जो ऑन फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ y इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स x हमें दे रखा है एंड वो कह रहा है x इज लेस देन 0, और जो x है वो लेस देन 0 है, देन हमसे पूछ रहा है कि जो y है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, π/2 to पाई, π/2 to पाई, और यहां पे आपका है -π/2 to 0 और -π/2 to 0। आपका ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किस इंटरवल में आपका लाई करेगा। आप यहां पे समझें कि अगर मैं कॉट इनवर्स x को इधर ले आऊं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट y हो जाएगा। एंड यहां पर हमें x लेस देन 0 दे रखा है, x लेस देन 0 है तो मतलब जो कॉट y है वो लेस देन 0 है। भाई x की जगह आप यहां कॉट y रख सकते हैं, तो जो कॉट y है वो लेस देन 0 है आपका। कॉट y लेस देन 0 होता किस इंटरवल में आपका, किस क्वाड्रेंट में होता है, सॉरी यहां पे होता है 0 to π/2, यहां π/2 to पाई, यहां 3π/2 और 3π/2 से 2π। अब x लेस देन 0, x लेस देन 0 होता है केवल इन वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका। तो यहां पर आप समझें कि कॉट जो है थर्ड वाले में तो tan और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी लेस देन 0 नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली जो कॉट y है, जो y है वो यहां पर लाई करेगा π/2 to पाई। आप कहेंगे विच इंप्लाइज जो y है वो π/2 से पाई लाई करेगा, यानी कि आप यहां पर ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आप समझें कि B और A जो है वो क्वाइट सिमिलर दे रखे हैं, बट यहां पे इज इक्वल टू का फर्क है। आप इज इक्वल टू वाला नहीं लेंगे क्योंकि आप क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे, π/2 से पाई पर होता है आपका। तो इनके बीच में π/2 से पाई जो है वो कॉट y लेस देन 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमें ये मिल गई है यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 टू a, b, वो कह रहा है विच आर 1 1, मतलब इस वाले सेट से इस सेट पर जो फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं उनमें 1 1 फंक्शन कितने रहेंगे। आप एरो डायग्राम से इसको समझने का कोशिश करिए कि यहां पर जो पहला सेट है वो है 1 2 3 4 5 और इधर आपके एलिमेंट है a, b, यहां से यहां फंक्शन डिफाइन करना है। आप समझो कि 1 1 फंक्शन कब बनेगा, जब यहां के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिले। यानी अगर हम कहें कि भाई अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट, ये इससे मैप कर गया, ये इससे मैप कर गया, इन दोनों की यूनिक इमेज मिल गई, बाकी के तीन की तो इमेज ही नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो वो इनसे ही मैप करेंगे तो वो इमेज यूनिक नहीं हो रहेगी फिर आपकी, यानी कि केवल यहां के दो एलिमेंट ही यूनिक इमेज रख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना पड़ जाए, इफ वी कंसीडर, या ऐसा लिखिए इफ वी कंसीडर 1 1 फंक्शन फ्रॉम इस सेट से टू ए बी only two elements of इस वाले सेट का 1 2 3 4 5
कैन हैव यूनिक इमेजेस, कि इनमें से केवल दो एलिमेंट, इसके कोई से भी दो, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, बट केवल दो ही आपका यूनिक इमेज रख पाएंगे, बाकी की तो इमेज ही नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है आपका कि इमेज ना मिले, इमेज जरूर मिलेगी अगर वो फंक्शन है कुछ ना कुछ। तो फिर हम कहेंगे कि यहां पर कोई 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता आपका। सो फ्रॉम कैन बी नो 1 1 फंक्शन, नो 1 1 फंक्शन, कि यहां पर कोई 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। और वो हमसे पूछ रहा है नंबर, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे? देखिए कोई 1 1 फंक्शन बना ही नहीं, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे? 0। आप समझ पाए हैं कि यहां पर हमने किया क्या? हमने बताया है कि यहां से अगर हम 1 1 फंक्शन बना भी लेते हैं तो केवल दो एलिमेंट की हमें क्या मिल पाएगी? इमेज मिल पाएगी, बाकी के रह जाएंगे। तो ऐसा कोई 1 1 फंक्शन बन ही नहीं सकता। तो फिर हमने बताया कि जो उनका नंबर है वो 0 रहेगा, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 5 है, इफ ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन a माइनस 2i और a माइनस 3i जो है वो किसके इक्वल होगा? तो यहां पर मैं लिखता हूं मैट्रिक्स, दैट इज क्वेश्चन 5। हमें क्या दे रखा है? हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज 4 2 -1 1, ये दे रखी है। देन हमें वैल्यू बतानी है किसकी? a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i। तो क्वाइट सिंपल है, पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल देंगे और फिर इनका प्रोडक्ट आपस में कर देंगे। तो यहां पे पहले हम वैल्यू निकालते हैं a माइनस 2i की। a की वैल्यू रखते हैं 4 2 -1 1 माइनस का 2i, i होता है 1001, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2002। जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहां से, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 0 इज 2, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस का 1, 1 माइनस 2 इज माइनस का 1। अब हम निकाल देते हैं a माइनस 3i की वैल्यू, 4 2 -1 1 माइनस 3i यानी 3003। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 माइनस 3 इज 1, 2 माइनस 0 इज 2, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस का 1 एंड 1 माइनस 3 इज माइनस का 2। ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब जिस टर्म का प्रोडक्ट हमें निकालना है उसको लिखते हैं। हमें निकालना है a माइनस 2i इनटू में a माइनस 3i। अब ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की है, तो प्रोडक्ट तो इनका पॉसिबल है, वो हमें चेक करने की ही जरूरत नहीं है। तो यहां पे कर देते हैं प्रोडक्ट। यहां पे है 2 2 -1 -1, यहां पे है आपका 1 2 -1 -2। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा जरा चेक करिए। पहली रो की पहले कॉलम से 2 और इधर हो गया माइनस का 2, यहां पे 4 और इधर हो गया माइनस का 4, यहां माइनस का 1 और इधर हो गया प्लस का 1, यहां हो गया माइनस का 2 और इधर हो गया प्लस का 2। यानी आप ध्यान से देखें तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या बन गए? 0 0 0 0। यानी ये किसके इक्वल है? O, दैट इज नल मैट्रिक्स। और ये ऑप्शन आपको कौन सा दे रखा है? दैट इज डी ऑप्शन आपको दे रखा है। क्वाइट सिंपल था, पहले दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू निकाल दी है, आफ्टर दैट उनका प्रोडक्ट करके हमें उसकी भी वैल्यू यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 6 देखिए, इफ P इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, P जो है वो हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, सच दैट जो P ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है? वो 2P प्लस I के इक्वल है। ये वाला पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है P ट्रांसपोज, वो बता रहा है कि P जो P डैश है वो P का ट्रांसपोज है, ऐसा उसने बताया है। तो जो P है वो किसके इक्वल होगा? I के माइनस I के 2I के माइनस 2I के। तो यहां पर जो गिवन पार्ट है इसमें ना हम दोनों तरफ फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं, 2P प्लस I का ट्रांसपोज। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहां तो हो जाएगा 2P का ट्रांसपोज प्लस I ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके ही इक्वल होता है। तो 2P ट्रांसपोज प्लस I, और P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? P हो जाएगा।
यहां आ गया 2p ट्रांसपोज प्लस में i। अब बता दोगे कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। अब p ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो पुट कर देते हैं। p इज इक्वल टू 2 इंटू में 2p प्लस i, और ये प्लस में i, p ट्रांसपोज की जगह वैल्यू पुट कर दी। यहां हो गया 4p, यहां हो गया 2i और प्लस में i। इस p को तो इधर ले आइए और 2i प्लस i माइनस का 3i इधर रह गया आपका, या फिर इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 4p इज इक्वल टू 3i, यहां हो जाएगा माइनस का 3p इज इक्वल टू 3i। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस साइन को इधर लेके आएंगे तो विच इंप्लाइज की जो p है वो किसके इक्वल है, वो माइनस i के इक्वल है। यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि उसने हमें ये वाला पार्ट गिवन दे रखा था और जो p डैश है उसका मतलब p ट्रांसपोज है। तो आप यहां समझें कि हमने उसका दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया, फिर हमें ये वैल्यू मिली तो p ट्रांसपोज की वैल्यू वापस से यहां पुट कर दी, तो p और i में हमें एक रिलेशन मिल गया, दैट इज जो p है वो माइनस ऑफ i के इक्वल यहां पे आ रहा है। अब क्वेश्चन 7 देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 क्रॉस 3, यानी A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, B का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है एंड C का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो इनमें से कौन से वाला जो ऑप्शन है वो डिफाइंड होगा, यानी उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। पहली 2-3 बातें आप यहां समझेंगे, इससे पहले रूल्स। अगर मैं कहता हूं कि A का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, तो A ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस m हो जाता है। यानी अगर मैं A ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखूंगा तो वो हो जाएगा 3 क्रॉस 2, B ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखूंगा तो 2 क्रॉस 3, और C ट्रांसपोज का भी इसका उल्टा जो सेम रहेगा 3 क्रॉस 3 हो जाता है। और अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n और इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, और उनके एडिशन से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका भी ऑर्डर वही होगा जो उन दोनों का ऑर्डर होता है। उसके बाद अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है और B का ऑर्डर जो है वो r क्रॉस s है, तो जो AB है वो कब डिफाइंड होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, जब पहले वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं, यानी जो n है वो r के इक्वल हो जाए, और जो AB का ऑर्डर है वो बनेगा m क्रॉस s। इतना बेसिक सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब जरा पहले वाले पार्ट को देखिए, A प्लस बी ट्रांसपोज, मैं यहां पे लिख रहा हूं C, मैं A ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूं, सभी को बारी बारी देखेंगे। इधर है C और इधर है A प्लस बी ट्रांसपोज। A का ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और B ट्रांसपोज का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी दोनों को सम कर लोगे तो ऑर्डर मिलेगा 2 क्रॉस 3। और इधर है C जो है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो क्या C का इसके साथ प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो इसके जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, सो ये जो प्रोडक्ट है वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी इस वाले प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वैल्यू प्रोडक्ट होगा ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। अब बी वाले पार्ट को करते हैं। सी का जो ऑर्डर है, सी का ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 3, और A प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए A प्लस बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि A प्लस बी ट्रांसपोज का ऑर्डर ये और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। क्या अब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट दोनों में इक्वल आ रहा है, यानी कि इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा। अब अगले वालों को भी चेक कर लेते हैं, आपको बता देता हूं मैं किस तरह से करते हैं। पहले वाला है B A C, A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, C का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और A का यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने कुछ, A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब किधर से भी कर लो, A और C दोनों आपस में इक्वल हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3, और यहां पे आपका यहां पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 2।
बी का जो ऑर्डर है दैट इज 3x2, ए का जो ऑर्डर है 2x3 और सी का जो ऑर्डर है 3x3। तो यहां पे नई मैट्रिक्स जो है ओके वो कह क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इनमें से डिफाइंड कौन सा नहीं है। तो इसका जब हम प्रोडक्ट कर लेंगे तो वो आएगा 2x3, और जब बी जो बी वाला पार्ट है उसका ऑर्डर है 3x2, यानी इन दोनों का देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, नई मैट्रिक्स आ जाएगी 3x3 की, तो ये भी डिफाइंड है आपका। ओके मैंने उल्टा पढ़ लिया क्वेश्चन को, वो कह रहा था नॉट डिफाइंड बताना है ना कि डिफाइंड बताना है आपको, तो ये वाला भी डिफाइंड है। अब डी वाला देखिए, डी वाला क्या है, सी बी प्लस ए का ट्रांसपोज, सी बी प्लस ए का ट्रांसपोज, सी का ऑर्डर क्या है 3x3, बी का ऑर्डर क्या है 3x2, तो ये पॉसिबल है, और जो नई मैट्रिक्स है वो 3x2 ऑर्डर की बनेगी। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3x2, यानी दोनों का एडिशन होगा और नई मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर की मिल जाएगी, दैट इज आल्सो डिफाइंड। आपने यहां समझा कि कौन कौन से पार्ट यहां पर डिफाइन हो रहे हैं। यहां पर जो बी सी डी है, बी सी डी ऑप्शंस हैं, वो तीनों के तीनों आपके क्या है डिफाइंड है, और जो पहले वाला ऑप्शन है वो ही नॉट डिफाइंड है, और वही हमें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा जो पार्ट है वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि ऑप्शन ए को आप इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टिक करेंगे। क्वेश्चन 8 है, इफ ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन 8 वो कह रहा है कि ए जो है वो आपके पास मैट्रिक्स है अल्फा 2 2 अल्फा, एंड यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 27, तो अल्फा की वैल्यू हमें पता लगानी है। आप एक प्रॉपर्टी देखें कि ए की पावर एन का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन के इक्वल होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी, कि ए की पावर एन का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन के इक्वल होता है आपका। तो अब आप यहां पे समझें कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए क्यूब के डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27, इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज इक्वल टू 27। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगी यानी कि 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 आ गई, और यहां से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो वो है अल्फा 2 2 अल्फा, यानी अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4, दोनों को आपस में इक्वल रख लेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3, इधर ले आइए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी 7, और स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो इधर रूट हो जाएगा और वैल्यू प्लस माइनस, यानी जो अल्फा की वैल्यू है वो प्लस माइनस √7 आपको मिल जाएगी। तो एक की प्रॉपर्टी आपके माइंड में ये होनी चाहिए, तो फिर यहां से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल पाएंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप यहां से भी निकाल पाएंगे, दोनों को इक्वेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्लस माइनस √7, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, इफ हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, दिस इज क्वेश्चन 9, हमें डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है 5 3 -1 -7 x -3 9 6 -2 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो यहां पे 5, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 2x माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 18 आएगा, ये प्लस का 18 हो गया यहां पे, इसके बाद माइनस का 2x एंड प्लस का 18 माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 7 2 14, दोनों माइनस के प्लस का हो जाएगा माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे कितना आ गया आपका, दिस इज 14 एंड 27 माइनस का, ये प्लस का आ जाएगा, यहां पे माइनस का 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 42, और यहां पे आ गया आपका दैट इज माइनस का 42 माइनस का 9x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आ गया माइनस का 10x, और यहां पे प्लस का 90 माइनस का 42, और यहां पे आ गया माइनस का 81,
और यहां पे प्लस का 42 और प्लस का 9x इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे, ये माइनस का 42 ये प्लस का 42 कैंसिल हो गया, और माइनस का 10x प्लस का 9x ये बचा माइनस का x। 90 माइनस 81 बचा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इधर ले आओ, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज जो x की वैल्यू है वो 9 आ गई। तो क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, हमने केवल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, वो 0 के इक्वल दे रखा था, वहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन 10 देखिए, द इनवर्स ऑफ, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू में -4 3 7 -5। तो हमें बताना है कि इसका जो इनवर्स है, 4 मैट्रिक्स ऑप्शन में दे रखी है कि क्या होगा। तो इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है, A इनवर्स जो है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो यहां से हमें पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा, फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ A से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें A इनवर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ A ही निकाल देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे 20 माइनस का 21 और ये आ रहा है माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो A इनवर्स एग्जिस्ट। जब आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 0 के बराबर नहीं होगा तभी हमें A इनवर्स मिलेगा, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो 0 से डिवाइड करने पर सारी टर्म्स नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। तो जो -1 है नॉट इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। A11 -1 की पावर 1 प्लस 1। ध्यान से देखिए, अब A11 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचा माइनस का 5। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ये रह गया माइनस का 5। इसके बाद A12 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे रह गया 7 आपका, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस का 7 हो जाएगा। A21 -1 की पावर 2 प्लस 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे रह गया 3, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 4, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रह जाएगा, ये रह गया माइनस का 4। अब जो एडजॉइंट ऑफ A है वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स को लिखते हैं माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 3, माइनस का 4। इसका जो ट्रांसपोज है वही एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो लिख देते हैं यहां पे -5, -7, माइनस का 3, माइनस का 4। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। A इनवर्स जो है वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो माइनस का 1 है, माइनस का 5, माइनस का 3, 7, माइनस का 4। -1 से जब सभी को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 5, 3, 7, 4। यानी जो A इनवर्स है वो ये वाली मैट्रिक्स दैट इज 5, 3, 7, 4। यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। अब एक और तरीका इसमें हो सकता है जो थोड़ा सिंपलर आप कह सकते हो कि रहेगा, कि आप बारी बारी जो ये ऑप्शंस में मैट्रिक्स दे रखी हैं इनका प्रोडक्ट कर लें A के साथ, क्योंकि अगर आप किसी भी इनवर्स का उसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो वो I के इक्वल मिलेगा। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि A इनवर्स इंटू A इंटू में A इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और जिस भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन जाए वो आपका इसका इनवर्स है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, बट मुझे लगता है कि 4 बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप इनवर्स सीधा सीधा फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 11। हमें क्या है, एक A मैट्रिक्स दे रखी है। A मैट्रिक्स इज इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 और यहां पे है 59 69 माइनस का 1, और वो कह रहा है A इनवर्स पता लगाना है। तो A इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो हमें यहां पर क्या है, A इनवर्स की वैल्यू पता लगानी है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो A इनवर्स मिल जाएगा। अब आप समझें, हम सबसे पहले निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कैसे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो 1 इनटू में इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ गया माइनस का 1, -0 यानी यहां पे आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब हम निकालना शुरू करते हैं कोफैक्टर्स।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 -1 की पावर 1 + 1। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, डिटर्मिनेंट नहीं लिखूंगा, आप समझेंगे उसे कैसे। 1 1 यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट बच गया। कैसे सॉल्व करेंगे? -1 - 0, यहां पे आएगा -1 - 0 और -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, तो यहां पे आ जाएगा -1। A12 निकालोगे -1 की पावर 1 + 2। ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे बचेगा ये -1 × 0 59 × 0, यानी 0 - 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। A13 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 3, तो यानी कि इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 59, 0 - 59, और यहां पे -1 की पावर इवन नंबर, ये तो पॉजिटिव है, यहां से आ गया -59। उसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1, यानी कि 21 एलिमेंट इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 0, यानी ये वाला पार्ट भी आ गया, 0 - 0 = 0। A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2। अब ध्यान से देखिए इस वाले एलिमेंट को, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आएगा आपका कितना, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया तो -1 - 0, यहां पे आ गया -1 - 0, तो ये इवन, ये माइनस का। A23 -1 की पावर 2 + 3, यानी कि इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 69 - 0, यानी यहां पे आ गया 69 - 0, और -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, तो ये -69। उसके बाद A31 -1 की पावर 3 + 1, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 - 0, यानी 0 - 0 = 0। A32 -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 0। A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 0, यानी ये आ गया 1। एडजॉइंट ऑफ A जो है वो मिलेगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने से। कोफैक्टर है, पहला है -1, दूसरा है 0, फिर है -59। उसके बाद हमारा यहां पर है 0 0 1, उसके बाद है 0 -1 -69, इनका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम -1 0 -59 0 0 1 और 0 -1 -69, ये हमारे पास आ गया आपका, दैट इज एडजॉइंट ऑफ A। ओके, हमने कुछ उल्टा लिख दिया है यहां पर, ये वाला पार्ट 2 1 वाली सीरीज ये है, तो यहां पे ये आएगा 0 -1 -69, और 3 1 वाली सीरीज ये है 0 0 1, तो यहां पर भी चेंज हो जाएंगे। यहां पे आ जाएगा आपका सेकेंड रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 0 -59 0 -1 -69 0 0 1। अब एडजॉइंट ऑफ A को हम डिवाइड कर देंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी -1 से, तो -1 0 0 0 -1 0 -59 -69 1, तो यहां पे आपका आ गया, देखिए सिंबल चेंज हो जाएंगे अंदर, 1 0 0 0 1 0 59 69 -1, यानी आप ध्यान से देखें तो जो हमने A इनवर्स निकाला है वो A इनवर्स 1 0 0 0 1 0 59 69 -1, यानी कि वापस किसके इक्वल आ गया, ऑप्शन मैट्रिक्स A के ही इक्वल आ गया है। यानी जो हम A इनवर्स हमने निकाला है वो आपका A मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया। दैट मींस आप ऑप्शन A को इसके अंदर टिक करेंगे, ऑप्शन A को आप टिक करोगे। दूसरा ऑप्शन -A² दे रखा था, अगर इसके बराबर नहीं आता तो फिर हम -A चेक करते, A² चेक करते, और जो भी उनमें से बनता हम उसको टिक कर देते। यहां पर क्वेश्चन 12 देखिए, इफ द फंक्शन f(x), ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है आपका, देन द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। यानी इसमें देखिए पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया है, तो मतलब x की हर वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस है आपका, तो हमें k की वैल्यू बतानी है।
मतलब x इज इक्वल टू 5 पर भी कंटिन्यूअस होगा। कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होता है? जब LHL, RHL और उस फंक्शन, उस पॉइंट पर जो उस फंक्शन की वैल्यू है, तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो सभी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, अब LHL के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा? जहां पर x आपका लेस देन 5 हो, यानी कि 3x माइनस का 8। तो यहां पे अब आप पुट कर दोगे x को क्या? 5 माइनस h, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h। एज x टेंड्स टू 5, h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 5 माइनस h माइनस का 8, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा 15 माइनस का 3h माइनस का 8, यानी आप h की जगह 0 पुट कर दोगे तो यहां पे आ जाएगा 7। दैट इज अवर LHL। RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, यानी x जहां पर 5 से बड़ा है दैट इज 2k, और यहां पे k भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू 2k ही आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू एट 5 निकालोगे तो यहां रखना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन ये है। 3 इंटू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू आल्सो 7। आप कहेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल टू 5, सो हम कह सकते हैं कि जो LHL, RHL और जो फंक्शन की वैल्यू है एट दैट पॉइंट वो आपस में बराबर होंगे। यानी LHL है हमारा कितना? 7, ये है 2k और ये है 7। किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लेते हैं, तो 2k इज इक्वल टू 7 इधर ले आएंगे, k इज इक्वल टू में 7/2, हमें k की जो वैल्यू है वो 7/2, यानी ऑप्शन बी को आप इसके अंदर यहां पे टिक कर देंगे। तो की कंसेप्ट यही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन 13 है द फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और वो कह रहा है इज लेस देन और इक्वल टू x, इज कंटिन्यूअस एट, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, a is 4, b is -2, c is 1.5 and d is 1। हम ये जानते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर तो कंटिन्यूअस होता है और इंटीग्रल वैल्यूज पर ये होता है डिसकंटिन्यूअस। हम कहेंगे वी नो दैट greatest integer function of x is continuous for all नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, यानी कि ये आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ही क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अब चारों ऑप्शंस में से नॉन इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? इसकी जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है वो 1.5, यानी कि इसका आंसर हो गया 1.5, ये 1.5 पे कंटिन्यूअस होगा। इन तीनों पॉइंट्स पे होगा ये डिसकंटिन्यूअस, तो जो नॉन इंटीग्रल है उसको टिक कर देना है। क्वेश्चन 14 देखिए, if y is equal to tan inverse e की पावर 2x, देन हमें dy by dx की वैल्यू बतानी है। वी नो दैट कि जो आपका dy by dx ऑफ tan इनवर्स x है वो क्या होता है? वो होता है 1/1 प्लस tan का जो एंगल है x स्क्वायर और उसका डिफरेंशिएशन जो 1 होता है हम यहां पे नहीं लिखते हैं। तो यहां पे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर 2x का स्क्वायर और फिर e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी ऊपर तो आ गया 2 इंटू e की पावर 2x और नीचे यहां पे आ जाएगा 1 प्लस पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी e की पावर 4x, तो dy by dx की वैल्यू
2 इंटू ई की पावर 2x 1 प्लस ई की पावर 4x, यानी क्वेश्चन 14 को आप इसके अंदर यहां पे ऑप्शन ए को इसके अंदर यहां पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन 15 देखिए, इफ y स्क्वेयर इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है एट 1,1 पॉइंट पर, यानी हम dy बाई dx निकाल देंगे और उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपका यूं ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसे इधर ले जाकर के u बाई v मेथड भी लगा सकते हो। y स्क्वेयर सेम, 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, और अब 2 माइनस एक्स सेम, y स्क्वेयर का 2y और y का हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। ये माइनस का y स्क्वेयर इधर जाकर के प्लस का y स्क्वेयर हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। इधर ये dy बाई dx भी है यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई में सारा कुछ डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पे लिखता हूं मैं dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस में y स्क्वेयर अपॉन में ये वाला पार्ट डिवाइड में 2y इंटू में 2 माइनस एक्स। अब ये तो हमारा आ गया dy बाई dx। अब इसमें 1,1 पॉइंट और पुट कर देंगे हम, तो यहां पे आ जाएगा dy बाई dx एट 1,1, तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, यहां पे 2 इंटू में 1 और 2 माइनस 1, यानी ऊपर आ गया 4, यहां 1 हो गया अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2, यानी सारे पार्ट को सॉल्व करने पर dy बाई dx एट 1,1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास यहां पर 2 आ रही है।